तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। और अगर आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस भिखारी को जिससे पिछले एपिसोड में मैनेजर किम और हांशु शियोंग मिले थे। और अभी इस वक्त हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं ये भिखारी टांगों में टांगे डाल के आराम से बैठा हुआ होता है और अपने मन में खुद से बोल रहा होता है, मेरी जिंदगी नाकामयाबियों से बहुत ज्यादा भरी हुई है। एक अकेला दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरी किस्मत अच्छी होती है। अरे यार, क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मुझे पैसे मिल सके? आखिर वो कम्युनिटी सेंटर वाले दोबारा से खाना पीना बांट नहीं रहे हैं क्या? मैं भी एक बहुत ज्यादा कामयाब इंसान हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि मेरा परिवार भी मेरी इज्जत करता और मैं भी ऐसी महंगी महंगी कार चलाया करता। सच में मेरे सामने जो कार आके रुकी है ये कितनी ज्यादा अच्छी है। और अभी जो इस भिखारी के आगे कार रुकी होती है वो उन्हीं लोगों की कार होती है जिन्होंने मिंजी को किडनैप करा होता है। और कार के अंदर जो गैंगस्टर होता है अपने साथ के बंदे को कहता है, जा सारा सामान अलग अलग कूड़े के ढेर में फेंकियो। और जो दूसरा गैंगस्टर होता है वो कूड़े में कबाड़ा फेंक के आ जाता है, यानी कि मोबाइल वगैरह। और उसके बाद जो कूड़े की पन्नी होती है वो उठाता है ये भिखारी और खुश हो जाता है और गाना गुनगुनाते हुए अपने मन में कहता है, लगता है आज मेरी किस्मत सच में अच्छी है। और प्रेजेंट मोमेंट में ये सारी की सारी बातें भिखारी मैनेजर किम को बता रहा होता है। मैनेजर किम अभी इस भिखारी को बहुत ही गुस्से में कहते हैं, अबे ओए, क्या तुझे याद है वो किस तरह की कार थी जिसको वो गैंगस्टर लोग चला रहे थे? या फिर क्या तुझे उसकी नंबर प्लेट याद है? जो लोग उस कार के अंदर थे वो लोग कितने बड़े थे? क्या उनके शरीर में किसी खास तरीके का निशान वगैरह था? क्या तुझे याद है उस कार के अंदर कितने लोग थे? और ये भिखारी अभी हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये हरामजादा कौन है? इसकी नजरें सच में काफी ज्यादा डरावनी है। क्या इसके गले के नीचे गोलियों के निशान है? इतने में ही मैनेजर किम इस बंदे का कॉलर पकड़ के इससे दोबारा से पूछते हैं। ये भिखारी कहता है, अरे पहले मुझे छोड़ो उसके बाद बताता हूँ। भिखारी अपने मन में बोल रहा होता है, इसके हाथ नॉर्मल हाथ नहीं लगते, ये काफी ज्यादा हार्ड हैं। लगता है मेरी बैंड बजने वाली है। ये सच में काफी ज्यादा डरावना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो कार एक वाइट BMW थी और मैं सच कहता हूँ मुझे उसकी नंबर प्लेट याद नहीं है। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो एग्जैक्ट जगह कहाँ पे है जहाँ पे उन्होंने वो मोबाइल फेंका था? वो एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने की जगह थी। मुझे इतना तो पता है। लेकिन मैनेजर किम कहते हैं, मुझे बता उस वक्त टाइम कितना हो रहा था? क्या तूने देखा वो कार कहाँ से आई थी और किस तरफ गई थी? भिखारी कहता है, नहीं मुझे ये नहीं पता, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है वो लोग एक सफेद रंग की BMW चला रहे थे और उनमें से एक इंसान गंजा था। मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पता। इतने में ही पीछे से हांशु शियोंग कहते हैं, चलो अब चलते हैं, हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इसको इससे ज्यादा और कुछ पता होगा। और जैसे ही मैनेजर किम और हांशु शियोंग यहाँ से जाने वाले होते हैं इतने में ही भिखारी हिम्मत करके कहता है, मैंने तुम्हें जो पता था बता दिया, तो मेरा इनाम कहाँ है? मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी दी है। मेरी वजह से वो फ़ोन तुम्हें मिल पाया और जानकारी भी, क्योंकि मैंने सही कहा ना, मेरा इनाम तो दे दो मुझे। हांशु शियोंग अपनी जेब में हाथ डालते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तेरे लिए थोड़े पैसे हैं। हांशु शियोंग और मैनेजर किम बिल्कुल बड़े लोगों की तरह आपस में बोल रहे होते हैं, अरे नहीं रहने दो, मैं दे देता हूँ पैसे। अरे तुम क्यों दे रहे हो? ये सुन के भिखारी खुश हो जाता है और एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, अरे वाह, ये लोग तो काफी ज्यादा समझदार लोग लग रहे हैं। इसलिए भिखारी भी अभी अपनी औकात से ऊपर पहुंच जाता है और कहता है, देखो तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई ऐसा छोटा मोटा तुच्चा सा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, इस सड़क में मैं पूरे 25 साल से बैठता आ रहा हूँ, तो इसलिए सोच समझ के देना। इतने में ही हांशु शियोंग एक सिक्का निकालते हैं और अपने हाथ से उसको मोड़ के इस भिखारी के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं, अबे ओए, क्या तुझे और चाहिए? भिखारी की फटके 4 हो जाती है और वो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं समुद्र किनारे का सीन, जहाँ पे वो गैंगस्टर लोग पहुंच जाते हैं जिनके पास मिंजी होती है। ये लोग गाड़ी के पीछे की डिक्की खोलते हैं और कहते हैं, अरे इस लाश के ऊपर से तो स्मेल आने लगी है, क्या तुमने इसके ऊपर कुछ लगाया नहीं? सर आप चिंता मत करिए, अब इस लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें इसके ऊपर पहले ही कुछ लगा देना चाहिए था, इसने हमारी कार की डिक्की खराब कर दी। अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है, बंदों को फोन करो और उन्हें बोलो हमें हथियार चाहिए। दूसरा बंदा कहता है, जी सर, मैं अभी बोलता हूँ। और ये लोग मिंजी की बॉडी को एक कमरे के अंदर डंप करके चले जाते हैं, जो कि एक फ्रीजर होता है जहाँ पे लाश ठंडी रहेगी और उससे स्मेल नहीं आएगी। गैंगस्टर के साथ का बंदा कहता है, बॉस,
ये फ्रीजर सच में काफी ज्यादा दूर था। तूने बढ़िया काम करा। ले सिगरेट पिएगा? चलो बढ़िया है, हमारा काम पूरा हो चुका है। लोकेशन अभी सेट कर दी गई है और लड़के अभी रास्ते में ही हैं। और अब सिर्फ एक काम बाकी है, वो है चेयरमैन जू, वो साला हरामजादा। अब वक्त है चेयरमैन जू से अपना हिसाब किताब करने का। और भाई लोग, चेयरमैन जू होते हैं हायरी के फादर, यानी कि उस लड़की के फादर जिस लड़की की मिंजी के साथ फाइट हुई थी। ये गैंगस्टर अभी अपने साथ के बंदों को कहता है, तुम बच्चों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है ना, एक बार उस हरामजादे ने मेरे सारे के सारे दांत तोड़ दिए थे। वो साला चेयरमैन जू, वो एक जानवर है, वो एक ऐसा खूंखार जानवर है जिसने इंसान की खाल पहनी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस हरामजादे से बदला लेने के लिए बिताई है, और जब मैं उससे बदला लेने की सोच ही रहा था तो उसकी बेटी ने एक लड़की को जान से मार दिया। चेयरमैन जू वो साला इतना बड़ा आदमी है कि नॉर्मली मैं उसके आसपास भी नहीं भटक सकता, लेकिन अब मामला कुछ और है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और इन सबको देख के कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने इसकी खबर तो नहीं सुनी थी कि आज यहाँ पे कोई आने वाला है। प्लीज तुम सब के सब अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इतने में ही जो इन गैंगस्टर्स में से एक टकला होता है वो इस पुलिस वाले के पेट में चाकू मार देता है, और लगातार 7-8 चाकू घोंपने के बाद ये पुलिस वाला यहीं पे मर जाता है। इसके बाद मेन गैंगस्टर कहता है, हमने इसको निपटा दिया है, इससे कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई नहीं, इसको मारने का बोझ भी जू के ही सर में जाने वाला है। इसके बाद टकला जिसके मुंह पे खून लगा हुआ होता है वो कहता है, क्या हम इसको भी ठिकाने लगा दें? वैसे भी ये सब कुछ हमें चेयरमैन जू की बेटी की वजह से करना पड़ रहा है, तुम्हें याद ही होगा। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सारा का सारा लफड़ा जू की बेटी की वजह से हो रहा है। आजकल के बच्चे सच में एक नंबर के घोंचू हैं, वो बस बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें अक्ल नहीं होती। और यार ये जो गैंगस्टर हैं इन्होंने जू की बेटी से झूठ कहा था कि ये लोग लाशों को जापान ले जाते हैं और एक कंप्रेशन टेक्नोलॉजी की मदद से लाशों को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन कंप्रेशन टेक्नोलॉजी नाम की कोई भी टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं होती। ये बस चुपचाप से लाशों को एक फ्रीजर वाले रूम के अंदर डाल देते हैं, और अभी जो इन्होंने पुलिस वाला मारा होता है उसको भी वो वहीं पे डाल देते हैं जहाँ पे मिंजी होती है। ये लोग अभी आपस में जू की बेटी का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं। सच में मुझे भी काफी ज्यादा हैरानी होगी अगर कंप्रेशन टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज दुनिया में होगी। सच में आजकल के बच्चे एक नंबर के ढक्कन हैं। और ये लोग अभी इस जगह से जाने लगते हैं, और इतने में हम देखते हैं जिस बैग के अंदर मिंजी होती है उसमें थोड़ी सी हलचल होती है और हमें मिंजी के हाथ का निशान दिखाई देता है, और इसका साफ साफ मतलब होता है कि मिंजी अभी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जो हांशु शियोंग होते हैं बंकर लेके यहाँ पे पहुंचते हैं, और मैनेजर किम हांशु शियोंग को कहते हैं, जल्दी करो, हमें 5 मिनट के अंदर उन लोगों को ढूंढना होगा। अगर हमने और ज्यादा देर करी तो हम उन लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। हांशु तुम ये कर सकते हो, है ना? हांशु शियोंग कहता है, क्या 5 मिनट? अरे ये तो बहुत कम है, मुझे कम से कम 6 मिनट दो। तुम्हें पता है ना लोडिंग में भी टाइम लगता है। और ये दोनों बंकर में बैठ के यहाँ से निकल लेते हैं, और वहीं मैनेजर किम हाईटेक कंप्यूटर में अपना काम शुरू कर देते हैं। और हांशु शियोंग कहते हैं, सबसे पहले नेटवर्क सिग्नल चेक करो, उसके बाद जो डेस्कटॉप में ग्रीन आइकन है उस पर क्लिक करो। एक बार जब तुम्हें उस प्रोग्राम की एक्सेस मिल जाएगी और तुम एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, उसके बाद वहाँ पे इस एरिया की लोकेशन को सेट कर देना। ऐसा करने से इस एरिया में जितने भी सिक्योरिटी कैमराज हैं हम उन सभी कैमराज को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद जिस कार को हमें ढूंढना है उसका कार मॉडल सेलेक्ट करो, उसके बाद कलर सेलेक्ट करो, और साथ ही साथ में टाइम भी सेट करो कि हमें किस समय की फुटेज देखनी है। और साथ ही साथ में वो जो भिखारी था उसके चेहरे की भी पहचान करना शुरू करो। ये सब कुछ करने में हमें वो फुटेज मिल जाएगी जहाँ पे वो भिखारी था उसने जो कार देखी थी। और मैनेजर किम को अभी वो फुटेज मिल चुकी होती है, और मैनेजर किम कहते हैं, मुझे फुटेज मिल चुकी है। हांशु शियोंग कहते हैं, बंकर के साथ हमेशा काम काफी ज्यादा जल्दी हो जाता है। मैनेजर किम फुटेज देखते हुए कहते हैं, अभी उस कार के अंदर से कोई बाहर आ रहा है। हांशु शियोंग कहते हैं, वहाँ पे पॉज करो और उस इंसान का स्क्रीनशॉट लेके हम उसके चेहरे की भी पहचान कर सकते हैं। मैनेजर किम ने ये सब कुछ पहले ही कर दिया होता है और कहते हैं, हाँ इस बंदे की सारी जानकारी सामने आ रही है। इसका नाम शैंगमैन किम है, उम्र 41 साल, 2 बार अपराध करने में पकड़ा गया है। और ये कार क्या ये एक किराए की कार है? लगता है ये बंदा पीछे वाली सीट से बाहर निकला है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक बंदा कार को चला भी रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इस कार की इंफॉर्मेशन डाल के इस कार की लोकेशन अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम बंकर के साथ चल रहे हैं तो उसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अभी जो वो व्हाइट BMW होती है उसकी लोकेशन निकालने के लिए लोडिंग शुरू हो जाती है। लोडिंग बस पूरी होने ही वाली होती है, और मैनेजर किम कहते हैं, कम ऑन, बस थोड़ा सा और कम ऑन। और जैसे ही लोडिंग 99 होती है इतने में ही एक कार तेजी से बंकर की तरफ आती है और इसको बहुत ही तेज से टक्कर मार देती है, जिससे अंदर सब कुछ इधर उधर गिरने लगता है। लेकिन साथ ही साथ में लोडिंग भी पूरी हो चुकी होती है, और मैनेजर किम को लोकेशन मिल चुकी होती है जो कि व्हाइट BMW की लोकेशन होती है, और ये जगह होती है साउथ कोरिया प्योंगटैक।
और प्योंगटैक से मुझे याद आया हमारे एली जैंग ने प्योंगटैक के किंग को फाइट में हराया था। तो खैर अभी कार की टक्कर से जो बंकर होता है वो पलट जाता है और जिस कार ने मैनेजर किम लोगों को टक्कर मारी होती है अभी उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और अपनी नाक से खून बाहर फेंकते हुए कहता है, सालो हरामजादो, तुम उसको ड्राइविंग कहते हो? तुम हरामजादों ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़े हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुम अब भी जिंदा हो, जल्दी बाहर आ जाओ। और ये बंदा होता है ग्राउंड हॉग, जो कि एक स्पेशल पुलिस वाला होता है और काफी समय से मैनेजर किम का पीछा कर रहा होता है। ये बंदा इतना ढीठ होता है कि इसने अब तक मैनेजर किम का पीछा नहीं छोड़ा होता। मैनेजर किम अभी गुस्से में बंकर से बाहर निकल रहे होते हैं। इतने में ही हान शुशियांग मैनेजर किम को रोक लेते हैं और कहते हैं, हे, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैनेजर किम कहते हैं, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर हमने उस पुलिस वाले को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो धरती के आखिरी छोर तक हमारा पीछा करता रहेगा, इसलिए मैं उसे यहाँ पे जान से मारने वाला हूँ। तो खैर इससे पहले यहाँ पे कोई एक्शन देखने को मिलता है, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। साथ ही साथ में आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।